नमस्कार, मैं आपका दीपक शर्मा। जब से सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तब से सवाल भी उठा है, क्या अब भी भूख हड़ताल में राजनीति को बदलने की ताकत है? दरअसल बात 1952 की है, जब 1952 में श्री रामुलु ने एक अनशन शुरू किया था। इस मांग का समर्थन कर रहे थे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। उसका कई बार विरोध कर चुके थे। श्री रामुलु तेलगी भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य चाहते थे। उनका मानना था कि केवल आत्म बलिदान ही दिल्ली की सरकार को उनकी बात सुनने पर मजबूर कर सकता है। ऐसा हुआ भी। अनशन के 58वें दिन श्री रामुलु की मौत हो गई। इसके बाद तेलुगु भाषी इलाकों में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। सरकारी इमारतों पर हमले हुए, रेलवे लाइनें रोक दी गई। उस समय फैली अशांति में कई लोगों की मौत होने की खबरें भी मिली। कुछ ही दिनों बाद नेहरू ने आंध्र राज्य के गठन की घोषणा कर दी। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया और अगले कुछ वर्षों में भाषाई आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन हुआ। किसी एक व्यक्ति के विरोध प्रदर्शन का देश पर इतना गहरा असर बहुत कम देखने को मिलता है। श्री रामुलु आज चाहे बुला दिए गए, यह अफसोस की बात है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के इतिहास ही नहीं बल्कि उसके भूगोल पर भी प्रभाव डाला है। एक व्यक्ति की भूख ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सीमाएं बदलने में मदद की थी। शायद यही वजह है कि 7 दशक से ज़्यादा समय बाद भी भारत में लोग अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल का रास्ता चुनते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल शिक्षाविद, जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक है। अनिश्चितकालीन अनशन के कारण उनकी तेजी से बिगड़ती सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है। 59 वर्षीय सोनम वांगचुक 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भारत में नीट परीक्षाओं में कथित अनियमितता को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे। 21वें दिन सुबह दिल्ली पुलिस जबरदस्ती सफदरगंज अस्पताल ले गई। वांगचुक 20 दिनों तक पानी के सहारे चल रहे थे। इस दौरान उनका वजन 9 किलोग्राम से ज़्यादा कम हो चुका था। फिर भारत में आज़ादी से पहले भूख हड़ताल की बात करें तो 1918 से लेकर 1948 में अपनी हत्या तक गांधी ने कई बार उपवास किया। धार्मिक हिंसा, जातिगत भेदभाव, राजनीतिक मतभेदों के खिलाफ अनशन किए। इस तरह थाली खाली भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक बन गई। एक अनुमान के मुताबिक गांधी ने कम से कम 15 बड़े उपवास किए। उनका सबसे लंबा उपवास 21 दिन तक चला था। जनवरी 1948 में किया गया उनका आखिरी उपवास 5 दिन तक चला और उसने दिल्ली में सांप्रदायिक शांति बहाल करने में मदद की थी। अपने आखिरी उपवास से ठीक पहले 1948 में गांधी ने लिखा था, उपवास वह आखिरी रास्ता है जिसे एक व्यक्ति तलवार की जगह अपनाता है। आजाद भारत ने भी इस परंपरा को अपनाया। देश में किसानों के अधिकारों, आरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों, विवादित सुरक्षा कानूनों को हटाने जैसी मांगों को लेकर कई बार भूख हड़तालें की गई। 2011 में सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की 13 दिन की भूख हड़ताल ने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को नई ताकत दी। इस आंदोलन ने कुछ समय के लिए पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। भारत के पूर्वोत्तर में सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून अफसप्पा के विरोध में इरोम शर्मिला ने 16 साल तक भोजन नहीं किया। यह केवल इसलिए जीवित रही कि अधिकारियों ने उनकी नाक में नली डालकर उन्हें जबरन भोजन दिया। प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर ने भी कई बार लंबी भूख हड़तालें की थी। उनकी मांग थी कि बड़ी बांध परियोजनाओं से विस्थापित लोगों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिले। हालांकि भूख हड़तालों में नैतिक ताकत होती है, लेकिन उन्हें आलोचना से कभी पूरी तरह छूट नहीं मिली। अगर गांधी ने भूख हड़ताल को एक नैतिक हथियार का दर्जा दिया, तो स्वतंत्र भारत के सबसे बड़े नेताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसको लेकर काफ़ी सशक्त थे। उनकी चेतावनी थी कि अगर ऐसा हुआ कि तरीके अराजकता का व्याकरण बन जाएंगे। 1949 में दिए गए ऐतिहासिक भाषण में अंबेडकर ने कहा था कि जब संविधान के तहत अपनी बात और न्याय पाने के रास्ते मौजूद हैं, तो उपवास और सविनय अवज्ञा जैसे तरीकों की जगह लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को लेनी चाहिए। हर भूखा पेट एक जैसा राजनीतिक असर पैदा नहीं करता। इतिहास भी यही दिखाता है। अन्ना हजारे का आंदोलन कुछ समय के लिए पूरे देश में भ्रष्टाचार विरोधी माहौल बनाने में सफल रहा, लेकिन इसकी रफ्तार जल्दी ही कम हो गई। इरोम शर्मिला प्रतिरोध का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक बन गई। हालांकि जिस कानून के खिलाफ वो लड़ रही थी, वो लंबे समय तक लागू रहा। दूसरे डॉक्टर अक्सर ऐसे आंदोलनों से
असहज स्थिति में होते हैं। 2 हफ्ते तक भोजन न मिलने पर शरीर सिर्फ चर्बी ही नहीं बल्कि मांसपेशियों को तोड़कर भी ऊर्जा हासिल करने लगता है। वांगचुक की सेहत में लगातार गिरावट दिखाई देने के बाद विपक्षी नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कलाकारों और संगीतकारों ने उनसे अनशन खत्म करने की अपील की। इसके बावजूद तमाम संदेहों और आलोचनाओं के बीच भारत ने कभी पूरी तरह इस विश्वास को नहीं छोड़ा कि स्वेच्छा से सहा गया कष्ट राजनीति को उस तरह प्रभावित कर सकता है जैसा भाषण नहीं कर सकते। आखिरकार देखना होगा कि वांगचुक की भूख हड़ताल लोगों की सोच बदल पाती है या फिर उन कई बलिदानों की लंबी सूची में शामिल हो जाती है जो अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर सके। इसका फैसला केवल उनके आंदोलन की भविष्य को ही नहीं बल्कि भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक परंपराओं में से भूख हड़ताल के आज के असर को भी तय कर सकता है। नमस्कार, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।